हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामाटा 75। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश पैडागोजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नेम है लर्निंग एंड एक्विजिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप किसी भी प्रकार की टीचिंग एबिलिटी से रिलेटेड एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, यदि चाहे वो सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, टेट या फिर एमपी-टेट जिसे हम संविदा शिक्षक भर्ती के नाम से भी जानते हैं, आप किसी भी प्रकार की टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो उनमें आपका एक सेशन इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड ज़रूर आता है। तो हम अपने इस वीडियो में इंग्लिश पैडागोजी के फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। सो गाइस, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन? लर्निंग का मतलब होता है अधिगम एंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना या फिर अर्जित करना, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में ग्रहण करना भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है जब हम अधिगम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वीडियो में लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में पूरा डिफ़ाइन करने वाली हूँ, क्योंकि कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं, यदि हम डिफ़ाइनिंग तरीके से उसे पढ़ते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को ईज़िली, हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम ईज़िली आंसर दे सकते हैं। तो पहले हम अपने वीडियो में चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे एंड सेकंड वीडियो बनाएंगे जिस पे हम आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट लेकर आएंगे एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो लास्ट ईयर पेपर में आ चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसलिए गाइस, हमारा पूरा वीडियो देखिए ताकि आप ये समझ पाएँ। Learning is a process of acquiring new skills and knowledge and improving the existing skills also. लर्निंग मतलब अधिगम, प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, एक्वायर मतलब होता है अर्जित करने की। क्या अर्जित करने की? न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, ज्ञान को। तो अधिगम एक प्रक्रिया है हमारे ज्ञान और हमारी स्किल्स को, हमारी जो स्किल होती हैं, हमारा जो नॉलेज, हमारा जो ज्ञान होता है, उसको अर्जित करने की एक प्रक्रिया है अधिगम। इसी के साथ अधिगम हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हमारे अंदर जो नॉलेज, हमारी जो स्किल्स हैं, उनमें और ज़्यादा न्यूली इफ़ेक्ट डालकर उन्हें इम्प्रूव भी करता है। कौन? अधिगम। तो अधिगम हमारी नॉलेज एंड स्किल्स को और ज़्यादा निखार कर उन्हें इम्प्रूव कर देता है। जैसे हमने कोई चीज़ सीखी है, मान लीजिए, ठीक है, हम कोई चीज़ सीखी है पहले ही, तो हमारे अंदर उसके बारे में कुछ तो बेसिक नॉलेज होगा, बट सामने वाला जब हमें उसी के बारे में और डिस्क्रिप्शन देकर समझाता है तो वो चीज़ें और इम्प्रूव हो जाती हैं हमारी। वही क्या होती है? लर्निंग, जिसे हम अधिगम कहते हैं। An individual undergoes a change in his or her knowledge and behavior on account of learning. हर किसी व्यक्ति का, क्या? हर किसी व्यक्ति का सीखने का, अधिगम करने का एक अलग तरीका होता है। जब हम किसी चीज़ को अधिगम करते हैं, जब हम कुछ अधिगम करते हैं, तो अधिगम करने से हमारा जो नॉलेज होता है और जो हमारा बिहेवियर, मतलब हमारा दूसरों से बातचीत करने का जो व्यवहार होता है, उसमें क्या आता है? उसमें आता है बदलाव। तो लर्निंग इस ऐसी प्रोसेस है जो हमारे अंदर की स्किल्स एंड नॉलेज को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ समय के साथ साथ हमारी जो नॉलेज होती है, हमारा जो बिहेवियर होता है लोगों के प्रति, उसमें भी क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। किसके द्वारा? लर्निंग के द्वारा। Everyone is different from one another in acquiring skills means acquiring has different rate or speed of learning। मतलब
हर किसी का सीखने का, अधिगम करने का एक अलग ही गति होती है, एक अलग ही स्पीड होती है। चाहे आप किसी चीज़ को अर्जित कर रहे हो या फिर किसी चीज़ को सीख रहे हो, हर किसी का एक अपना स्पीड होता है सीखने का। जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ को बहुत ईजिली समझ जाता है एक ही बार में, किसी बच्चे को उसी चीज़ को समझने में टाइम लगता है, एंड कोई बच्चा उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लेकर सीखता है। तो इसी तरह जैसे एक स्कूल का क्लासरूम है, आधे बच्चे होते हैं जो मिनिमम स्पीड पे सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता, उन्हें बहुत देर लगती है किसी बात को समझने में, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही बार के समझाने में समझ जाते हैं। तो इस तरह हमारे द्वारा जो लर्निंग प्रोसेस की जाती है, उसके द्वारा हर बच्चे के लिए सीखने का और उस ज्ञान को अर्जित करने की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। Certain factors such as environment, learner's ability, motivation, teacher's capability and ways of imparting knowledge all impact a person's learning experience। मतलब इसी तरह कुछ फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ कारकों को यहाँ पर निश्चित किया गया है जिनके कारण जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो क्या अफेक्ट भी हो सकती है या फिर उसमें कुछ अच्छे चेंजेस भी आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हमारी लर्निंग प्रोसेस, हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से तब अर्जित कर पाएंगे, तब सीख पाएंगे जब हमारे इन्वायरमेंट उस तरीके का होगा। अगर मान लिया जाए इन्वायरमेंट, माहौल सही नहीं है, हमारे घर गांव में कोई ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं है, हमारे परिवार के लोग ही अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, तो यदि किसी बच्चे को अच्छे से बातचीत करना स्कूल में सिखाई जाएगी तो वो घर जाकर फिर से अपनी घरेलू लैंग्वेज में आ जाएगा, क्योंकि घर में तो कोई उससे अच्छे से बात करने वाला है नहीं। तो इसी तरह इन्वायरमेंट हमारी लर्निंग पर इफेक्ट डालता है। लर्नर्स एबिलिटी, सीखने वाली की योग्यता कैसी है, वो जल्दी सीखता है, धीमे सीखता है या कितना टाइम लेता है। मोटिवेशन, जो चीज़ हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसे सीखने के लिए बच्चे के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है। टीचर्स कैपेबिलिटी, साथ ही सीखने के साथ साथ सिखाने वाले की एबिलिटी भी क्या है, मतलब जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा नॉलेज है या नहीं, ये भी बात एक बहुत अच्छे फैक्टर के रूप पे आती है। इसी तरह ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बच्चे के अधिगम में उनके लिए क्या डालते हैं, इम्पैक्ट, उन पर प्रभाव डालते हैं। सो गाइस, इसी तरह से जो हमने यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है अभी, तो इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलकर हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लर्निंग। सो हाउ मेनी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग। सो गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट होती है हमारी मोटर लर्निंग, सेकेंड होती है हमारी वर्बल लर्निंग एंड थर्ड होती है हमारी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो सबसे पहले हम मोटर लर्निंग के बारे में जानेंगे। कई बार क्या होता है, हम इतनी सारी लाइनें देखकर घबरा जाते हैं। तो देखिए, हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हमसे ऑप्शनल क्वेश्चंस किए जाते हैं, हमें उसमें डिफ़ाइन देना नहीं होता है। तो यदि सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझ जाते हैं तो हम इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे मोटर लैंग्वेज क्या है? मोटर मतलब कोई भी गाड़ी, बाइक, कार कोई भी ले लीजिए, उनमें मशीनरी चीज़ है ना। जब हम कोई भी मशीनरी चीज़ यूज़ करते हैं तो फिज़िकली हमारा वर्क होता है। जैसे मोस्ट ऑफ अवर एक्टिविटीज़ इन अ डे टू डे लाइफ refer to motor activities, example walking, running, driving, climbing, etc. All these activities involve muscular coordination. जिसका मीनिंग होता है गाइस कि जो मोटर एबिलिटी होती है, मोटर लर्निंग होती है, वो एक ऐसी लर्निंग होती है जिसे हम किसके द्वारा सीखते हैं, जिसे हम सीखते हैं हाथ पैर चलाकर, या फिर जिनमें हमारे बॉडी की मसल्स भी यूज़ होती हैं। ऑल राइट, सो मोटर लर्निंग क्या है? मोटर लर्निंग
एक ऐसी अधिगम की प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान अधिगम हाथ पैर चलाकर सीखता है। जैसे हाथ पैर चलाकर कैसे? कोई बच्चा यदि पेड़ पर क्लाइंब चढ़ रहा है तो उसके हाथ पैर की नसें, उसकी मसल्स वर्क करती हैं। हम जब ड्राइविंग करते हैं, चाहे हम कार ड्राइव करें, हॉर्स ड्राइव करें, साइकिल चलाएं या फिर पैदल चलें, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वे वर्क करती हैं। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में माइंड में रखना है कि जो मोटर लर्निंग है, मोटर लर्निंग में आप कोई भी चीज़ कैसे सीखते हैं? हाथ पैर चलाकर सीख लेते हैं। तो आप बेसिकली ये तो जान सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम हाथ पैर चलाकर सीख सकते हैं। तो हाथ पैर चलाकर कोई चीज़ अगर वो सीखी जाती है तो वो कौन सी लर्निंग होगी? वो होगी हमारी मोटर लर्निंग, जिसमें हमें अपनी मसल्स, हमारी बॉडी की, हमारा बॉडी वर्क करती है जिस पे। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग का मतलब होता है मौखिक अधिगम। क्या होता है? मौखिक, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं। मौखिक अधिगम जो होता है, इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, the communication methods we adopt, example signs, pictures, symbols, words, sounds, etc. are the tools used in such activities. मतलब वर्बल लर्निंग एक इस प्रकार का एक मौखिक अधिगम है जिसमें हम कोई भी चीज़ कैसे सीखते हैं? बोलकर या फिर किसी साइन, जिसे अभी जो आप इस वीडियो के ज़रिए सीख रहे हैं, आप किस प्रकार का अधिगम अर्जित कर रहे हैं? आप अधिगम अर्जित कर रहे हैं वर्बल लर्निंग का। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इमेजेस के ज़रिए, जिसे हम पिक्चर्स कहते हैं, या फिर मेरे साउंड के ज़रिए आप यहाँ पर कोई भी चीज़ अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसीलिए ये कौन सा अधिगम होगा? ये होगा हमारा वर्बल लर्निंग, जिसे हम किसी भी सिंबल के ज़रिए, वर्ड्स के ज़रिए, साउंड्स या फिर पिक्चर्स के ज़रिए समझ सकते हैं। तो वर्बल लर्निंग के लिए आप सीधा से सिर्फ इतना माइंड में रखें कि वर्बल लर्निंग एक ऐसा मौखिक अधिगम है जिसमें हम किसी भी भाषा को बोलकर या फिर किसी सिंबल्स, चिन्ह के ज़रिए, किसी पिक्चर के ज़रिए या फिर शब्दों या फिर आवाज़ के ज़रिए सीखते हैं। वो होता है मौखिक अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट अधिगम है हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। व्हाट? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है, क्या होता है? कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एक ऐसा अधिगम है जिसमें कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको आपके माइंड की ज़रूरत होती है। जैसे इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंसी। विद द यूज ऑफ दीज चाइल्ड लर्न्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एक इस प्रकार का अधिगम होता है जिसमें कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो हमें अपने माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, मतलब हमें अपने माइंड को बहुत तेज़ चलाना होता है, बहुत अंदर तक हमें सोचना होता है। तो वो कौन सी लर्निंग होती है? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे हम जब कुछ सोचते हैं तो सोचना किस प्रकार की लर्निंग है? वो एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। रीजनिंग, जब हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालने के रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो रीजनिंग सॉल्व करते समय हमें बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करना पड़ता है, वो भी एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। इंटेलिजेंसी, तो इस प्रकार की जो लर्निंग है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करना होता है। ठीक है। मेंटल एबिलिटी से रिलेट करेगा। चाइल्ड लर्न्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए बच्चा जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार से किसी भी कॉन्सेप्ट को सीख सकता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लर्निंग जिन्हें हमने पढ़ा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। मोटर लर्निंग, जिसमें हम हाथ पैर चलाकर सीखते हैं, जिसमें हमारी बॉडी काम करती है। और सेकेंड थी वर्बल लर्निंग, जिसमें हम आवाज़ के ज़रिए, चिन्हों के ज़रिए कोई भी चीज़ सीखते हैं। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिसमें हम अपने माइंड के ज़रिए कोई भी चीज़ सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग मतलब हम किसी भी चीज़ को जब लर्न करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का अधिगम करते हैं, तो हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कारक। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। तो हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हमें यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिन्हें हमें यहाँ समझना है। Certain factors affect learning of individuals. These factors can be divided into 3 categories which are as follows. मतलब हमारी लर्निंग को, हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए हैं, जिन्हें यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि हमें नीचे बताए जा रहे हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है वो आती है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। मतलब कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लर्नर अधिगमकर्ता से संबंधित होते हैं। कोई भी चीज़ जब कोई सीखता है तो सबसे पहले जो इंसान सीख रहा है किसी चीज़ को, उस पर कुछ कारक डिपेंड करते हैं, जिसके कारण हमारी लर्निंग प्रोसेस ईजी हो सकती है या फिर टफ। जैसे फर्स्ट है हमारा लर्नर्स मोटिवेशन determines the intensity of learning। मतलब किसी भी क्या कहते हैं, लर्नर अधिगम जब कोई चीज़ सीखता है तो उसके अंदर उस चीज़ को सीखने के लिए यदि उसका मोटिवेशन बहुत अच्छा है, वो उस चीज़ को सीखने के लिए पहले से ही मोटिवेटेड है, तो वह व्यक्ति किसी भी चीज़ का अधिगम बहुत तीव्रता से कर सकता है। इंटेंसिटी मतलब तीव्र गति से किसी भी चीज़ को ग्रहण कर सकता है, किसी भी चीज़ को सीख सकता है। तो सबसे पहला हुआ कि जो इंसान कोई भी चीज़ अधिगम कर रहा है उसके अंदर उस चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा घर में है, उसके पेरेंट्स उसे मोटिवेट करते हैं कि बेटा तुम्हें बड़े होकर कलेक्टर बनना है, तुम्हें IAS बनना है, तुम्हें कुछ बनना है, तो वो बच्चे को बचपन से मोटिवेट किया जा रहा है। तो बच्चा जब स्कूल लाइफ में जाता है तो वो उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है। मतलब बच्चा वहाँ पर क्या हो गया, मोटिवेट हो गया तो उसके टीचर्स जो उसे समझाएंगे वो उसे इजी कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेगा और जल्दी से जल्दी उस चीज़ को सीख जाएगा। तो ये था हमारा पहला फैक्टर, जिसमें लर्नर को क्या होना चाहिए, उस चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट होना चाहिए। सेकंड है लर्नर्स इफ़िशियंसी और मेंटल कैपेसिटी। अधिगमकर्ता की जिस चीज़ को वो सीख रहा है उसके लिए बच्चे का मेंटल कैपेसिटी क्या है, बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, ये बात भी बहुत ज़्यादा फैक्ट करती है। यदि सीखने वाले व्यक्ति में अधिगमकर्ता का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसे किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड यदि किसी बच्चे का या फिर किसी अधिगमकर्ता का मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो वो किसी भी चीज़ को इजी कॉन्सेप्ट में समझ सकता है। थर्ड है लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। अधिगमकर्ता जिस सब्जेक्ट के लिए नॉलेज प्राप्त करना चाहता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब बहुत मायने रखता है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो। यदि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है तो वो बहुत इजीली समझ जाएगा। एंड यदि बच्चा सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो भले हम चाहे जितना अच्छा पढ़ा लें वो उसमें ध्यान नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए स्कूल की कोई क्लासरूम में क्लास 10th या फिर 9th का एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स सब्जेक्ट पसंद नहीं है, उन्हें बहुत बोरिंग लगता है। तो बच्चे मैथ्स के पीरियड में भले ही टीचर बहुत अच्छा समझा रहे हो, बट बच्चे का यदि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो समझने में ध्यान ही नहीं देगा, और जब ध्यान नहीं देगा तो उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आनी चाहिए। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए बच्चे में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ, लर्नर्स जनरल हेल्थ। लर्नर की अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य कैसा है ये भी डिपेंड करता है, ये भी अफेक्ट करता है उसकी लर्निंग प्रोसेस पे।
यदि सीखने वाले का स्वास्थ्य रेगुलर अच्छा रहता है जनरल तौर पर, तो वो किसी भी चीज़ को ईजिली सीख सकता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, एग्जाम्पल के जरिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हम तैयारी कर रहे हैं डेली मन लगता था, बट किसी दिन जब हमारा या फिर हेडेक हो या फिर स्टोमक पेन हो या फिर फीवर हो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी बॉडी में, तो उस दिन हमारा स्टडी में मन नहीं लगता। लेकिन यदि उसी टाइम हमारा हेल्थ ठीक हो जाए तो हम इजीली अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देने लगते हैं, हम अपनी पढ़ाई करने लगती हैं। तो यही एक फैक्टर है जनरल हेल्थ। किसी भी बच्चे का स्वास्थ्य सही होगा तो वो पढ़ने में ध्यान देगा, यदि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका फोकस पढ़ाई की ओर नहीं जाएगा। फिफ्थ है हमारा लर्नर्स अटेंशन, रीडीनेस एंड विल पावर। बच्चे का विल पावर, बच्चे की इच्छा शक्ति कैसी है, बच्चे की रीडीनेस पावर कैसी है, बच्चा कितना अटेंशन, कितना ध्यान देता है समझने में, तो ये चीज़ें भी एक फैक्टर के रूप में आती हैं जो लर्नर को क्या करता है, अफेक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को। तो आई होप आप इन्हें समझ पाए होंगे इजी कॉन्सेप्ट में। इसके बाद आता है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, उन फैक्टर्स में सेकंड पॉइंट आता है कि अब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अभी हमने पढ़े बच्चों से रिलेटेड फैक्टर्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टीचर से रिलेटेड फैक्टर, कि यदि टीचर में कुछ कमियां होंगी तो बच्चा किसी भी चीज़ को ग्रहण जल्दी नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट है टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट। कोई भी टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है उस सब्जेक्ट के लिए उस टीचर में क्या होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए। मतलब उस चीज़ का, उस सब्जेक्ट का टीचर को पूरा ज्ञान होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट टीचर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। कोई भी शिक्षक कितनी अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को बच्चों को समझाता है, तो मतलब टीचर के समझाने का तरीका कितना अच्छा है, ये भी एक फैक्टर है जो लर्निंग को क्या करता है, अफेक्ट। यदि टीचर के समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बहुत सिंपल तरीके से अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचाता है, बच्चों को समझाता है, तो बच्चा किसी भी चीज़ को जल्दी सीखेगा। लेकिन यदि टीचर अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, अपनी बातों को इजी लैंग्वेज में बच्चों को नहीं समझा पाता है, तो बच्चे को वही चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और यही लर्निंग पर एक अफेक्ट डाल देगा। तो टीचर को कम्युनिकेशन वे कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। थर्ड है हमारा टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड लर्नर्स। मतलब किसी भी, अब कोई टीचर आया है पढ़ाने लेकिन वो टीचर जैसा लगता ही नहीं है, उसकी पर्सनालिटी पे भी बच्चे डिपेंड करते हैं कि किस तरह से लर्न करेंगे। यदि और एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स, मतलब उसका बिहेव, उसका एटीट्यूड बच्चों की तरफ कैसा है। यदि कोई टीचर बच्चों से बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, यदि बच्चा कुछ क्वेश्चन करता है, कोई टीचर उसे ईजिली समझाते हैं, तो बच्चा उस टीचर को पसंद करता है और उनसे पढ़ने में ध्यान देता है। पर्सनालिटी की बात, आप पढ़ाने गए हैं, कहीं बाल फैले हुए हैं यहाँ वहाँ, कहीं कुछ आपके जो ड्रेसिंग सेंस है वो सही नहीं है, तो पर्सनालिटी को लेकर भी बच्चों के लिए जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें अफेक्ट दिखाई देता है। फोर्थ है टीचर्स बिहेवियर विथ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के साथ टीचर का बिहेव कैसा है। टीचर यदि गुस्से वाला व्यवहार करता है तो बच्चा उससे कुछ सीखेगा ही नहीं, लेकिन यदि वही टीचर बच्चे के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, कोई भी बात यदि बच्चा पूछता है ईजिली समझा देता है, तो बच्चे उस टीचर को पसंद करते हैं। और इसी तरह ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो टीचर से रिलेट करता है। तो टीचर की सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, टीचर के समझाने का तरीका ईजी होना चाहिए, बच्चों के प्रति टीचर का जो एटीट्यूड और पर्सनालिटी है वो सही होनी चाहिए। एंड फोर्थ है कि बच्चों के प्रति टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, फैक्टर्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, टीचिंग मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये हमारा तीसरा फैक्टर है, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट है कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू लर्निंग। मतलब इसका क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा,
इसका हमारा पॉइंट हो जाएगा कि किसी भी बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं कोई भी चीज़, कोई भी बच्चा जब कोई चीज़ लर्न करता है तो उसके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, उसका जो वातावरण है वो सही होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि किसी बच्चे का यदि एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरनमेंट सही नहीं है चारों ओर का, तो बच्चा किसी भी चीज़ को जल्दी लर्न नहीं करेगा, एक्वायर नहीं करेगा। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम। यदि हम कोई चीज़ बच्चे को समझाना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से, और यदि हमारे क्लासरूम का साइज बहुत बड़ा हो, एक ही क्लास में 60 to 70 बच्चे बैठ रहे हों, एक साथ समझ रहे हों, तो क्लासरूम का साइज यदि बड़ा होगा तो बच्चा समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि टीचर हर एक स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे यूएस अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका साइड जो फॉरेनर्स कंट्रीज़ होती हैं, उन साइड जो क्लासरूम का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा सा साइज़ रखते हैं, कम बच्चे रहते हैं, जिसके कारण टीचर हर एक स्टूडेंट पर फोकस करता है और बच्चा किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझता है। नेक्स्ट, availability of appropriate subject material to facilitate the learning process। मतलब जब हम किसी बच्चे को कोई भी चीज़ समझाते हैं तो लर्निंग प्रोसेस, अधिगम की प्रक्रिया के लिए बच्चों को हम जिस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट मटेरियल बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर फैसिलिटेट होना चाहिए। मान लीजिए किसी स्कूल में टीचर को सोशल साइंस में मैपिंग पढ़ानी है, तो होना चाहिए कि मैपिंग के लिए उसके ऑल अराउंड उसके क्लासरूम में मैपिंग के कुछ मैप लगे होने चाहिए, जिसके कारण टीचर ईज़िली समझा सकता है। जैसे हम देखते हैं सीबीएसई कई स्कूल्स होते हैं, वहाँ कितनी अच्छी फैसिलिटी होती हैं बच्चे के पढ़ने के लिए। सामने प्रैक्टिकल दिया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है, जिसके कारण बच्चा बहुत ईजिली समझता है। तो जिस सब्जेक्ट को हम समझाना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट मटेरियल की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, होम इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। बच्चे जब कोई चीज़ सीखते हैं तो बच्चे के इन्वायरमेंट के साथ साथ बच्चे का जो घरेलू वातावरण है वो भी सही होना चाहिए। यदि उसके घर के मॉम डैड, उसके घर के लोग उसको समझाते हैं कि बेटा तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो बच्चा पढ़ने में ध्यान देगा। लेकिन यदि वो घर ही आता है, उसे पढ़ने का टाइम नहीं है, उसके पेरेंट्स सॉरी कह देते हैं, अरे इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं करो, तो बच्चे का यदि घरेलू इन्वायरमेंट ही सही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने में ट्राई नहीं करेगा। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो हमारी लर्निंग प्रोसेस को। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट? So, when language is learnt naturally and without any systematic practice, it is called acquisition. Guys, acquisition की मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये सब कुछ हमें इसी डेफिनेशन में समझा दिया जाएगा। तो यदि आप ये डेफिनेशन समझ जाते हैं तो आप इजीली एक्विजिशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कोई भी लैंग्वेज यदि नेचुरल वातावरण में सीखी जाए, क्या लर्नड नेचुरली, कोई भी लैंग्वेज, जब कोई लैंग्वेज लर्नड नेचुरली प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, विदाउट किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, बिना किसी प्रैक्टिस के जब कोई भाषा नेचुरली प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है तो वो क्या कहलाती है? एक्विजिशन कहलाती है। मतलब वो कहलाती है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कहलाती है अर्जन करना। तो अर्जन करना क्या होता है? अर्जन करना होता है जब किसी भी भाषा को, किसी भी चीज़ को हम नेचुरल तरीके से सीखते हैं, नेचुरल एटमॉस्फेयर में सीखते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एक्विजिशन। ऑलराइट, द टर्म लर्निंग एंड एक्विजिशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। लर्निंग अधिगम एंड एक्विजिशन मतलब अर्जन। अधिगम एंड अर्जन दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक हैं। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। कोई भी अधिगम करता, कोई भी भाषा जब नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में सीखेगा, अर्जित करेगा, तो वो क्या कहलाता है? एक्विजिशन कहलाता है। ऑलराइट, एक
एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम एक्विजिशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 से 3 साल के बीच का जो बच्चा होता है, जब वो कोई भी चीज़ सीखता है तो वो नेचुरली सीखता है। जैसे जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो उसके चारों ओर का जो वातावरण होगा, लोग एक दूसरे से कैसे गले मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कौन, यदि बच्चे को खाना खाना है तो वो रोएगा, बच्चे को क्या करना है, मतलब हर चीज़ वो नेचुरली सीख जाता है। जब बच्चा देखता है कि यार मेरे रोने से मुझे खाना मिलता है, तो बच्चे को जब भी भूख लगती है बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। तो वो उसने नेचुरली सीख लिया ना कि मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो न्यूबॉर्न बेबी रोना स्टार्ट कर देता है। तो नेचुरली उसने सीखा है, मतलब उस चीज़ को उसने क्या किया, एक्वायर किया है, राइट। जिससे कि हम इंडियंस हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो हिंदी लैंग्वेज हमें किसी से सीखनी नहीं होती है, राइट। हिंदी लैंग्वेज हमसे बिना सीखे बनने लगती है। क्या अपन को अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने के लिए ग्रामर सिखाई जाती है कि नहीं, पहले तुम ग्रामर बोलो तभी तुमसे बोलते बनेगा, अदरवाइज बोलते नहीं बनेगा? नहीं। नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग, ये दोनों ही हम एक्विजिशन मतलब एक्वायर करते हैं, क्योंकि हम इन्हें नेचुरल एटमॉस्फेयर में सीख लेते हैं। क्योंकि यदि हम कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को हम एक्वायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। जो भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं, बट सेकंड लैंग्वेज को हम एक्वायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए हमें ग्रामर सिखाई जाती है। जैसे देखा होगा जो फॉरेनर्स होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो वो ईज़िली नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, और अनजाने में उन्हें पता भी नहीं रहता, और उन सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल रूल्स भी यूज़ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने नेचुरली सीखा है, उन्हें कुछ भी टफ नहीं लगता। लेकिन उनकी जो सेकंड लैंग्वेज है, अब उनको हिंदी सीखना है, मानिए उनको हिंदी सीखना टफ लगेगा, तो वो हिंदी के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट दिए जाएंगे, उन्हें ग्रामर सिखाई जाएगी, तब कहीं जाके वो हिंदी बोलना सीखेंगे। तो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसे हम एक्वायर कर सकते हैं, एंड सेकेंड लैंग्वेज को हम एक्वायर नहीं कर सकते। कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी चीज़, कोई भी काम जब हम नेचुरल तरीके से सीखते हैं तो वो होता है एक्विजिशन, मतलब उसे हम एक्वायर करना, अर्जित करना कहते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा। इसके बाद है लैंग्वेज एक्विजिशन। गाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच माय वीडियो टिल द एंड। एंड गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप इजीली पा सकें। एंड गाइस, यदि आप लोगों की हेल्प मिलती रही तो हम आगे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, कोर्स को जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है भाषा अधिग्रहण या फिर भाषा अर्जन। क्या होता है? भाषा अधिग्रहण या फिर भाषा अर्जन। ठीक है, अभी हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को एक्वायर करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम अपने मेन पॉइंट जो हमारे एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन्स acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate। मतलब भाषा अधिग्रहण या फिर भाषा अर्जन। भाषा अर्जन या फिर भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य किसी भी बात को बोलना, कि हम किसी भी इंसान से किस तरह बातचीत कर सकते हैं, किस तरह हम किन्हीं भी शब्दों का कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, किस तरह हम नए शब्दों की उत्पत्ति कर सकते हैं, है ना। प्रोड्यूस मतलब उत्पत्ति करना या फिर फीडबैक देना।
तो ठीक है, इस प्रकार की कई प्रकार की क्षमताओं को क्या करता है, दिखाता है। कौन? लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य में कई प्रकार की कैपेसिटी आती है, कई प्रकार की क्षमताएं उसके अंदर जागृत होती हैं। भाषा अधिग्रहण के द्वारा किसी भी व्यक्ति में, किसी भी मनुष्य में कई प्रकार की कैपेसिटी, कई प्रकार की क्षमताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि किसी भी बात का फीडबैक देना, सामने वाले से बात संवाद करना, किन्हीं भी यूज़ वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स को अच्छी तरह से यूज करना कि किस वर्ड को हमें कहाँ यूज़ करना है। टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता उत्पन्न करता है, किसी भी से बातचीत करने की क्षमता उत्पन्न करता है, किन्हीं भी नए नए शब्दों की क्रिएट करना या फिर उन्हें उत्पन्न करने की क्षमता किससे आती है? हमें लैंग्वेज एक्विजिशन से। मतलब भाषा अधिग्रहण हमें सिखाता है कि हम किस तरह लोगों से बातचीत कर सकते हैं, किस तरह नए शब्दों की उत्पत्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट, this capacity involves the picking up of diverse capacities including syntax, phonetics and an extensive vocabulary। मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन अपने अंदर कई प्रकार की कैपेसिटी, कई प्रकार की क्षमताओं को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है, मतलब शामिल करता है। भाषा अर्जन अपने में कई प्रकार की क्षमताओं को क्या करता है? कई प्रकार की क्षमताओं को शामिल करता है, जिनमें से एक है, क्या है जिनमें शामिल है? सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? कोई भी सेंटेंस है हमारे सामने, तो उस सेंटेंस को छोटे रूप में डिवाइड कर देना। मतलब किसी भी सेंटेंस का जो स्मॉल पार्ट होता है उनके बारे में जब डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो वो क्या है? सिंटैक्स है। फोनेटिक्स किसी भी वर्डों का साउंड, किसी भी वर्ड्स की साउंड को शो करता है। एन एक्सटेंसिव वोकेबलरी, मतलब भाषा अर्जन के द्वारा ही हमारे अंदर ये क्षमता आती है कि हमारी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। मतलब हमारी वोकेबलरी में विस्तार होता है, हम साउंड करना सीख जाते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी क्षमताएं हमें कैसे आती हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन के द्वारा ही आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, language acquisition usually refers to first language acquisition, which studies infants' acquisition of their native language rather than second language acquisition, which deals with acquisition in both children and adults of additional language। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन प्रायः रिफ़र करती है, इंगित करती है किसको? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को। मतलब हम सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम सिर्फ अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को ही क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। हम अपनी किसी भी सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, हम सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो उसी के बारे में है कि लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण, पहली फर्स्ट लैंग्वेज जिसे हम नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज या फिर किस नाम से जानते हैं? नेटिव लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं किस में सीखी जाती हैं? ये एक्वायर की जाती है, अर्जित की जाती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन हमें बताता है कि हम सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज को, हमारी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, हम सिर्फ उससे ही एक्वायर कर सकते हैं। मतलब कोई इन्फेंट, मतलब कोई छोटा बच्चा है तो वो फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, लेकिन जब वो बच्चा 3 से 4 साल का हो जाएगा और स्कूल में जब उसे सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो वो सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर नहीं करेगा, बल्कि वो सेकंड लैंग्वेज को सिस्टमैटिक प्रोसेस के, सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से समझेगा, सीखेगा, ग्रामेटिकल रूल्स समझेगा उनके। इसलिए कोई भी बच्चा सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज को ही एक्वायर कर सकता है, सेकंड लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस के ज़रिए सीखनी होती है। चाहे चिल्ड्रन हो, मतलब इन्फेंट से बड़े, मतलब बच्चे हों, या फिर अडल्ट मतलब वयस्क हों, वो एडिशनल लैंग्वेज को, किसी 2 लैंग्वेज को एक साथ एक्वायर नहीं कर सकते हैं। राइट,
वे सिर्फ अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज को वे एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ओके तो जो इन्फेंट्स छोटे बच्चे होते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है या फिर अडल्ट हो जाता है तो अगर वो किसी अदर लैंग्वेज को सीख रहा है तो वो उन्हें एक्वायर नहीं करेगा। राइट, नेक्स्ट है हमारा The capacity to acquire and use language is a key aspect that distinguishes human from other organisms. While many forms of animal communication exist, they have a limited range of syntactically structured vocabulary tokens that lack cross-cultural variation between groups. मतलब देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं भाषा अर्जन, भाषा ग्रहण करना, जिसके द्वारा हमने पहले पॉइंट में देखा कि भाषा अर्जन से हम किसी भी से बात करना सीखते हैं, किसी से भी बात करने की क्षमता उत्पन्न होती है, शब्दों की उत्पत्ति करने की क्षमता उत्पन्न होती है, किन्हीं भी शब्दों को उपयोग कैसे कर सकते हैं उसकी क्षमता आती है। दूसरे में जाना कि जो भाषा अर्जन होती है वो बहुत सारी कैपेसिटी को अपने अंदर इन्वॉल्व करती है, जैसे सिंटैक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया और क्या हो गया, एक्सटेंसिव वोकेबलरी हो गया। उसके बाद हमने जाना कि हम फर्स्ट लैंग्वेज को ही एक्वायर कर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज को यदि हम सीखते हैं तो वो उसे हम एक्वायर करना नहीं कहेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हम भाषा अर्जन ही हमें जानवरों से भिन्न बनाता है। मतलब ये कि हमें यदि किसी से कोई बात कहनी है, हमारी कोई फीलिंग है जिसे हमें शेयर करनी है, तो हम अपने भाषा अर्जन मतलब हम अपनी लैंग्वेज का यूज करके अपनी फीलिंग्स को सामने वाले से शेयर कर सकते हैं या फिर उसे बता सकते हैं। लेकिन जानवर अपनी फीलिंग्स को बातों के द्वारा शेयर नहीं कर सकते। तो यही एक चीज़ है जो हमें जानवरों से क्या बनाती है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न बना देती है। क्योंकि मनुष्य के पास अपनी बातों को शेयर करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जानवरों के पास अपनी बातों को शेयर करने के बहुत सारे तरीके नहीं होते हैं। तो ये जो भाषा अर्जन करना है, लैंग्वेज एक्विजिशन, ही मनुष्य को जानवरों से अलग बनाती है, ये कहता है हमारा लास्ट पॉइंट। इस हम यहाँ पर एक पॉइंट हमसे मिस हो गया था जिसे हम अब समझते हैं। दिस लैंग्वेज माइट बी वोकल एज विद स्पीच और मैनुअल एज इन शाइन। मतलब भाषा अधिग्रहण कई प्रकार से सीखा जा सकता है। जैसे हम किसी भी भाषा अधिग्रहण को, भाषा अर्जन हम बोलकर भी कर सकते हैं, वोकल बोलकर भी कोई चीज़ सीखी जा सकती है, या फिर मैनुअल एज इन साइन, किन्हीं भी चिन्हों के द्वारा भी कोई चीज़ सिखाई जाती है। जैसे स्कूल में जो सिखाया जाता है वो बोलकर सिखाया जाता है, राइट। लेकिन जैसे सड़क पर हम जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे शाइन बने होते हैं कि यहाँ पर मुड़ना है, ये चिन्ह वो चिन्ह, हम उन चिन्हों से कुछ ना कुछ क्या करते हैं, इमेज बन जाती है हमारी कि ये वाला रूट शाइन है, मतलब हमें इस रूट पे जाना है या फिर हमें क्या करना है। तो साइन किन्हीं भी चीज़ के चिन्हों के ज़रिए या फिर बोलकर हम कई चीज़ों को भाषा अर्जन कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। कहाँ का? ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग्स, टाइप्स ऑफ लर्निंग, इनके बारे में पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड ही आगे का कुछ पार्ट लेकर आएंगे। सो प्लीज़ गाइज, हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हमारे वीडियोस को पूरा देखें एंड आपकी जो भी फीडबैक हो वो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।